साथियों, पिछले कुछ दिनों से यानी हाथरस की जो घटना हुई उसके बाद से आप फिर से एक शब्द लगातार सुन रहे हैं, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। ये क्या होते हैं? कानून की नजर में इनका क्या महत्व है? और नार्को टेस्ट को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का क्या जजमेंट था, उसी के बारे में बहुत ही ब्रीफ में आज की वीडियो में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातों के बारे में नार्को टेस्ट के संबंध में मैं बात करूं, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि नार्को टेस्ट होता क्या है। नार्को टेस्ट किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी अपराध का आरोपी हो, अभियुक्त हो या गवाह हो, सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन उसको दिया जाता है, जिससे कि उसका मस्तिष्क कुछ देर के लिए अचेतन हो जाता है, सुषुप्त अवस्था में हो जाता है। और यह सोच करके ये दिया जाता है कि शायद इसका मस्तिष्क अचेतन अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में कुछ सच उगल दे, कोई ऐसी बात कह दे जो उसके अंदर हो, जो सच्चाई हो। यह सोच करके सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन देकर के आरोपी व्यक्ति या गवाह के मस्तिष्क को कुछ देर के लिए सुला दिया जाता है। यह नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट, नार्को यानी नार्कोटिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नशा, कोई भी नशे की चीज, नार्कोटिक। व्यक्ति के मस्तिष्क को कुछ देर के लिए सुला देना और इसके बाद मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की उपस्थिति में उससे कुछ ऐसे सवाल करना जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं, और इस मकसद से कि शायद ये अवचेतन मस्तिष्क कुछ सच उगल दे। ये होता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग, ब्रेन मैपिंग में अलग अलग सेंसर बॉडी में लगाए जाते हैं और उन सेंसर्स की रीडिंग्स को नोट किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि अगर व्यक्ति सवाल करने के दौरान उस स्थिति में जबकि सेंसर लगे हैं, अगर वो झूठ बोलता है तो उसके अंदर घबराहट चालू होगी और बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेंगे, उनकी काम करने की गतिविधियों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होगी। ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट होते हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि किसी आरोपी व्यक्ति से या किसी गवाह से या किसी अभियुक्त से कुछ बातों को उगलवाना, यानी कुछ सच उगलवाना जिसको कि वो नॉर्मल स्थिति में ना बता रहा हो। ये इस तरीके के टेस्ट होते हैं। दुनिया के अंदर तमाम देशों में इस तरीके के टेस्ट को बैन किया गया है। 1922 में इस तरीके का पहला टेस्ट प्रकाश में आया था। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर 3 महत्वपूर्ण केस हुए जिन पे नार्को टेस्ट का इस्तेमाल काफी किया गया, गवाहों पर भी किया गया, अभियुक्तों पर भी किया गया। आपने सुना होगा स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प का केस एक आया था, अब्दुल करीम तेलगी, स्टाम्प घोटाला के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो अब्दुल करीम तेलगी के केस में इसका उपयोग किया गया। इसके बाद निठारी कांड आपने देखा, निठारी कांड के बाद आरूसी हत्याकांड। इन तीनों केसों में नार्को टेस्ट का इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ था। इसके बाद कई लोगों के द्वारा ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ढेर सारी याचिकाएं दाखिल की गई और यह कहा गया कि जो नार्को टेस्ट है, ये नार्को टेस्ट संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इन तमाम तरीके की याचिकाओं को एकजुट करके ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने कंसोलिडेट करके सारी याचिकाओं को और सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद 4 मई 2010 को एक आदेश पारित किया। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग हो या पॉलीग्राफ टेस्ट हो, इसका कानून में किसी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंतर्गत ये होता हो। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, किसी भी में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उस प्रोविजन के तहत नार्को टेस्ट कराया जाता है। यह जांच एजेंसियों द्वारा साइंटिफिक एनालिसिस के जरिए टेक्निकल संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए की व्यवस्था डेवलप की गई थी। हालांकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पहले भी नार्को टेस्ट या इस तरीके की टेस्ट के द्वारा जो बात उगलाई जाती थी
आरोपियों से या गवाहों से उस बात को किसी भी न्यायालय में पूरी तरीके से साबित नहीं किया जा सकता था। हाँ, किसी भी साक्ष्य के रूप में वो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होते थे, उस एविडेंस को वो सपोर्ट करते थे। लेकिन 2010 के बाद से अब ऐसा भी नहीं होता है। तो देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। मुख्य न्यायाधीश थे के जी बालाकृष्णन। मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन जो समय थे, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। आर्टिकल 21 को डिस्कस किया, आर्टिकल 20 को डिस्कस किया, और इन तमाम आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद कहा कि जो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट है, यह व्यक्ति के अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 20(3) में दिए गए हैं उसके खिलाफ है। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। और यह नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान 20(3) का उल्लंघन है और इसे एक यातना माना जाएगा। इसी के साथ साथ यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का उसकी इच्छा के विरुद्ध इस तरीके से टेस्ट करना उसकी निजी स्वतंत्रता पे अतिक्रमण होगा, यह बात भी कही गई। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा अपने जजमेंट में कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के भी खिलाफ है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत यह एक टॉर्चर है उस व्यक्ति का जिसकी इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट किया जाता है। और यह व्यवस्था दी 2010 में इस जजमेंट में कि किसी भी व्यक्ति का उसकी इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ इस तरीके का कोई भी टेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर इस तरीके का टेस्ट करने की वह व्यक्ति अपनी सहमति दे भी देता है तो भी इस तरीके के नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग से अगर कोई बात जो उगलाई गई है उसको किसी भी न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता, रिलेवेंट नहीं होगी। एक एविडेंस के रूप में वो रिलेवेंट एविडेंस नहीं होगा। यहां तक कि जो पहले किसी एविडेंस को सपोर्ट करता था, नार्को टेस्ट से उगलाई गई बातें, वो सपोर्ट भी नहीं करेंगी। यानी पूरी तरीके से इलीगल है, इररिलेवेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो साथियों, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि नार्को टेस्ट या इस तरीके के ब्रेन से संबंधित जो टेस्ट के जरिए जो बात उगलाई जाती है उस बात को न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता, तो आज आप देख रहे होंगे हाथरस केस में कि सरकार के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट होगा। अभी तक ये तो सुना था कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट होता है, लेकिन पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट उस स्थिति में जबकि उस नार्को टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, यह एक टॉर्चर है, मेंटली टॉर्चर है। तो दोस्तों, यह थी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।